बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। आज 3-4 अहम बातें आप लोगों से करनी है, जो कि 3-4 अहम इश्यूज़ हैं इस वक्त, उस पर थोड़ी तफसीली बात करनी है। शुरुआत में मैं थोड़ी सी बात कर लूँ अबाउट कि कल के जो इलेक्शन हुए थे। कल जो इलेक्शन हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुए। कहीं पे भी कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा क्लैश या कोई जानी नुकसान या कोई बहुत बड़ी कोई कैजुअल्टी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम तर मौजूद थे। जहाँ पे इक्का दुक्का छोटे मामूली वाक़यात हो रहे थे, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट किया जा रहा था। और आपने देखा कि कल की इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में एक अच्छी कामयाबी हासिल की और सिंध की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब और जो सिंध हुकूमत है उस पर मैं समझता हूँ कि एक एतमाद का इज़हार किया। और लोग देख रहे हैं कि कौन सी हुकूमत काम कर रही है, कौन सी हुकूमत आवाम के लिए काम कर रही है। ख़ुसूसन अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में आपने नोट किया होगा कि लोगों ने कराची के में जो भी हुकूमत संजीदगी से काम करी उसको लोगों ने वोट दिया। लोगों ने वोट दिया कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन हेल्थ सिस्टम कराची में मौजूद है। कचरा कराची का उठ रहा है, लोगों ने वोट दिया। कराची में बसेस चल रही हैं, लोगों ने वोट दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा बेशतर काम जो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हो रहा है। अरबों रुपए की स्कीम्स जो है सिंध हुकूमत की चल रही हैं कराची में, उन सारी चीज़ों को लोगों ने अप्रिशिएट किया। और सिंध भर के बाकी ज़िला में भी सैलाब में जिस तरह पीपल्स पार्टी खड़ी रही, सिंध भर में सैलाब में, सिंध भर में अपने लोगों के साथ खड़ी रही, उनकी मजबूरियों में उनके साथ खड़ी रही। उन सब चीज़ों को का फ़ैसला कल कराची सिंध भर की आवाम ने दिया, जो कि पीपल्स पार्टी के हक़ में था। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पर। जो मुल्क के कुछ मसले होते हैं जो कि मुल्क के मसले होते हैं और उनकी अहमियत जो है वो मुल्क के लिए होती है। उन चीज़ों की ऑप्टिक्स की भी वैल्यू होती है और इंटरनेशनल उन चीज़ों की वैल्यू होती है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत गए। और SCO एक तंजीम है जिसमें उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान संजीदा मुल्क है। वो तमाम फोरम्स को संजीदगी के साथ लेता है। जब ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत रवाना हुए तो साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का से किसी ने पूछा कि जी क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भारत जाना चाहिए और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। शाह महमूद कुरैशी जो कि PTI के वाइस चेयरमैन हैं और साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि फॉरेन रिलेशंस को समझते हैं, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने जाकर। और वहाँ यही एक पाकिस्तान को इंटरनेशनली अपने आप को कनेक्टेड रखना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं रखना चाहिए। मतलब किसी भी दुनिया के आप बच्चे से पूछें तो वो ये कहता है कि जी ये दौरा बहुत अहम था और इस दौरे में पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो होनी चाहिए थी, जो कि बिलावल साहब ने वहाँ जाके की, ज़ोरदार अंदाज में की। कश्मीर के मसले पे उन्होंने बात करके की। कश्मीर के उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के हालात पहले थे, जो स्टेटस भारतीय हुकूमत ने उसका तब्दील किया, उस पर आप ले आएँ तो फिर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पे जो भारतीय दहशतगर्दी थी उस पर डट के पाकिस्तान का मौक़िफ़ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पेश किया। और उन हालात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए जिन हालात में भारत की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी है BJP, उसने आपके मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के सर की कीमत रखी हुई थी, हेड मनी रखी हुई थी। एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जिसके सर की कीमत वहाँ की हुक्मरान जमात ने रखी हुई थी,
और उसके बावजूद फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए, अपनी हिम्मत दिखाई, ये जुर्रत दिखाई कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फ़र्जंद हैं। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो मर्द मुजाहिद आसिफ अली ज़रदारी के बेटे हैं। और वो वहाँ गए और हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, जिस शख्स को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बुचर ऑफ गुजरात एंड ही इज़ द बुचर ऑफ कश्मीर कहा, उसके मुल्क में वहाँ ललकार के उन्होंने बाआवाज़ बुलंद अपने मुल्क का मुकदमा लड़ा। लेकिन हुआ क्या, जो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, जो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि पीटीआई और इमरान खान के फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल से पीटीआई और इमरान खान फंडिंग लेती है, इल्लीगल फंडिंग लेती है, जो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होता है। इमरान खान और पीटीआई ने दौरा भारत के दौरान नमक हलाली की उन भारतीय पैसों की, जो भारत से फंडिंग पीटीआई और इमरान खान को मिली, जिसके शवाहिद हैं, शवाहिद, जिसके अकाउंट्स की ट्रेल मौजूद है, जो वाज़े करके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ, इमरान खान ने भारतीय और इसराइली फंडिंग ली, उन लोगों से पैसे लिए अपने मुल्क में सियासत करने के लिए, अपने मुल्क में इंतशार के लिए, अपने मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए। वो नमक हलाली पीटीआई के कुछ मरकज़ी रहनुमाओं और इमरान खान ने की। और कल खुसूसी तौर पर इमरान खान ने जिस लहजे में फॉरेन मिनिस्टर के लिए कहा कि मैं वो लफ्ज़ दोहराना भी नहीं चाहता कि जिसको नहीं जाना चाहिए था भारत, मतलब आप ये सोचें कि भारत भी ये चाह रहा था कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ना आए, ताकि वो जितनी खुल के पाकिस्तान के लिए जहर उगलवाना चाहें या उगल सकें, या जो भी इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेशन में डालना चाहें डालें। इमरान खान भी वही चाह रहे थे। भारतीय भी मीडिया और चंद लोग वहाँ, भारत के सियासतदान, वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पर तनकीद कर रहे थे, यहाँ पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा भी कर रहे थे। तो क्या फ़र्क रहा मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, जो वो गैर मुल्की दौरे पे गए, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि यू आर टेलिंग यूर प्राइम मिनिस्टर द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बारे में क्या ख्याल है। तो उस वक्त जो मुल्क से बाहर थे उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, अपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मैं कोई इसी चीज़ उसके लिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ, ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर। ये उनकी सियासी शऊर था, ये उनकी सियासी सोच थी। उन्होंने कहा कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हालांकि वो एक जाली प्राइम मिनिस्टर था, हालांकि वो गलत तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, लेकिन क्योंकि घर के मसले होते हैं, अगर घर में आपको किसी से की शक्ल अच्छी लगती है, नहीं लगती है, आपके कोई इख्तलाफात हैं या नहीं है, वो आपने घर में हल करने होते हैं, वो बाहर जाके पूरी दुनिया में अपना मजाक नहीं उड़ाना होता। लेकिन कल इमरान खान ने भारत के साथ वो नमक हलाली की, पाकिस्तान के साथ जिसने उसको इज्जत दी, शौहरत दी, उसका नमक हरामी की। ये इमरान खान की नमक हरामी थी कि जिस तरह उसने कल अपने ही मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर पे, जो कि एक अहम दौरे पे गए, जिसके लिए उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर वाइस चेयरमैन कहते रहे जी जाना चाहिए था। तो इस बेवकूफ़ को क्या पता कि फॉरेन रिलेशनशिप किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेके आए, पाकिस्तान का बदनामी का सबब इमरान खान बना। बरदरान जो ममालिक थे, उनके तोहफे तहफ़ जिस तरह सरेआम दुनिया के दूसरे ममालिकों में बेचे गए, उससे आपके मुल्क का इंप्रेशन जो पैदा हुआ, बहुत सारी चीज़ें, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा। लेकिन पीटीआई के फिर सोशल मीडिया पे जो उनके टीमें हैं जिनका डोरें भारत और इसराइल से मिलती हैं, उन्होंने भी वही काम किया, क्योंकि पार्टी पॉलिसी थी। वरना अचानक किसके दिमाग में क्या जाग गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं भारत अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, अपने मुल्क का केस लड़ने, अपने मौक़िफ़ की नुमाइंदगी करने।
और पीटीआई के जितने भी लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने तनकीद के पहाड़ शुरू कर दिए। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि आपके मुल्क में ये अब स्टेबल हो चुकी है बात, ये सबके जहन में बात आ चुकी है कि इमरान खान गैर मुल्की दुश्मन ममालिक के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतशार हो, इस मुल्क में अनारकी हो, इस मुल्क की मईशत तबाह हो, इस मुल्क के में लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़े पे आएँ, इस मुल्क में इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें चलें, इस मुल्क में तमाम इदारों को यरगमाल बनाया जाए, इदारों को गन पॉइंट पे रख कर अपने मकासद हासिल किए जाएँ। ये सारा इमरान खान का एजेंडा है और उस एजेंडा में अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारी अदालत, जो कि पाकिस्तान की वाहिद अदालत होनी चाहिए, जिस पे 22 करोड़ अवाम के एक एक फ़र्द को अंधा यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं अदालत गया तो मुझे रिलीफ मिलेगा, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मुस्तकिल तौर पर, हमेशा से ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की पिछले काफ़ी दिहाइयों से, कि इमरान खान के लिए एक ख़ास सलूक हमारी अदालतों से किया जा रहा है, लाडले की तरह उसको डील किया जा रहा है। मैं सिर्फ दो चीज़ों का मिसाल लूँगा। तारीख़ का बदतरीन जज, तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा जज साकिब निसार, क्या हुआ? साकिब निसार जब अपने दौर में हुआ, इमरान खान को बज़ाहिर 4-5 बड़े काम करके दिए साकिब निसार ने। कानून की धज्जियां उड़ाकर सबके लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव, इमरान खान के घर को रेगुलराइज कराया गया। सारे मुखालफिन पार्टी के लोगों को चुन चुन के नाअहल करना, उनको अदालत के कटहरे में बुलाना और उनके लिए रोज़ाना इस तरह के गलत झूठे रिमार्क्स देना जिससे पब्लिक परसेप्शन ये पैदा हो कि बाकी सारे लोग जो हैं वो गलत काम करने वाले, और इमरान खान के लिए जजमेंट देना कि ये सादिक और अमीन है। ये साकिब निसार ने इमरान खान को फेवर्स दिए। फिर जितने भी इमरान खान के मुखालिफ थे उनको चुन चुन कर अदालत के ज़रिए, झूठे केसेस के ज़रिए, पूरा एक ट्रायका चल रहा था, पूरा एक जाल बिछाया गया था। आपने उनको जेलों में भेजा, आपने उनके खिलाफ मुकदमात बढ़ाए, उनको आपने ज़बरदस्ती झूठे जाली एहतसाब के ढांचे में लेकर आए, दूसरे मुकदमात बनाए, क्रिमिनल मुकदमात बनाए। ये सारे काम साकिब निसार ने इमरान खान की इमा पे किए। और फिर क्या हुआ वो देख लिया आपने कि उसके बदले में ज़रा एहसान तो उसने इमरान खान पे किया, और इमरान खान ने बाकियों से एहसान फरामोशी की, लेकिन इमरान खान ने साकिब निसार के साथ एहसान फरामोशी नहीं की, क्योंकि आज दिन तक साकिब निसार उसके लिए, जैसे हम कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, साकिब निसार इमरान खान के लिए इस वक्त जुडिशरी मैनेज कर रहा है। साकिब निसार इमरान खान के लिए मनपसंद फैसले ले रहा है। जो भी बातें जहां जहां पे साकिब निसार की चल रही है, या कुछ मौजूदा ऐसे लोग हैं जिनकी चल रही है, वो इमरान खान के लिए माइक्रो मैनेजमेंट अदालतों में कर रहे हैं। रिसेंटली अभी, पहले मैं साकिब निसार की बात पर जाता हूं। साकिब निसार को टिकटें दी जा रही हैं कि साकिब निसार के कहने पे इलेक्शन के टिकट पीटीआई बांट रही है, और वो साकिब निसार और उसका बेटा करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। साकिब निसार और उसका बेटा इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हैं, और ये कनेक्शन अब साबित हो गया। जो आपके पास ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और उस ऑडियो लीक को साकिब निसार ने डिनाई नहीं किया, या उसके बेटे ने डिनाई नहीं किया कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। उन्होंने माना कि हमारी आवाज़ है। भाई तुम लोग होते कौन हो तो कि तुम पीटीआई की टिकटें जो है वो बांटोगे बैठकर? भाई तुम एक जज थे, तुम जुडिशरी का हिस्सा थे, तुम पाकिस्तान के अपने आप को बाबा रहमत कहते थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़ी एक अदलिया की कुर्सी पे तुम बैठे थे। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बैठकर जो है वो टिकटें बांटो और तुम्हारे कहने में टिकटें मिले? तो अगर टिकटें तुम्हारे कहने में मिल रही हैं
ये इस्टेब्लिश हो चुका है, तो फिर जितने फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे अंडू होने चाहिए, वो फौरी तौर पर वो सारे फैसले खत्म किए जाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पार्लियामेंट से इस कनेक्शन को स्टेबल करते हुए फौरी तौर पर किया जाए। और फिर जिस तरह साकिब निसार टिकटें बेच रहा है, पंजाब की एंटी करप्शन नैब शुड कॉल इमीडिएटली साकिब निसार और उसके बेटे को, दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को जेल में डालकर जिस तरह बाकियों से आपने सलूक किए थे, प्रॉपर उनके 90 दिन के रिमांड लेने चाहिए और 90 दिन के रिमांड के बाद इनसे वो पैसे रिकवर करवाए जाएं जो ये पैसे उड़ा रहे हैं। और फिर जितने भी, मैं कहता हूँ इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए। अगर वो कमीशन और कहीं नहीं बनता तो पार्लियामेंट में बने, वरना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाए और उसमें जितने भी साकिब निसार के इस तरह के फैसले थे जो मुतनाज़े थे, जिसमें अब ये ज़ाहिर होता है कि उसकी बदनीयती थी, एक एक की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि साकिब निसार अब कहे जी मैं अब आम आदमी हूँ। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हारा कनेक्शन ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ योर टेन्योर वो क्वेश्चनेबल था, वो मुतनाज़ा था। तुम्हारा हर एक्शन लगता था कि तुम इमरान खान के को लाडला बना के बैठे हो, उसको आउट ऑफ द वे फेवर दे रहे हो। और आज जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो बरी ज़ुम्मान नहीं है। इसी तरीके से जो शख्स भी, चाहे आज वो मौजूदा बैठा हुआ हो किसी कुर्सी पे या जो माजी में बैठा, जो भी इस तरीके से किसी को आउट ऑफ द वे फेवर दे रहा है, वो चीज़ें अब पार्लियामेंट में आनी चाहिए। पार्लियामेंट उनको देखे कि कोई अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं कर रहा। और अभी भी मैंने 2 दिन पहले देखा कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को नैब ने नोटिस दिया। अब वो नोटिस लेके चला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट कहती जी ये नोटिस जो है वो इलीगल है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है या उसकी उनका कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको सैकड़ों केस ऐसे दिखा सकता हूँ पाकिस्तान में, सैकड़ों केसेस, किसी को नोटिस मिला हो और अगर वो नोटिस में नहीं गया हो, उनको नैब ने दूसरे केसेस में उठा दिया हो। सैकड़ों केसेस, ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई आगे मुझे डिबेट करे। सिर्फ नोटिस की बिना पे कि जी हमने इसको नोटिस भेजा, ये नोटिस पे नहीं आया, इसको हमने उठा दिया, अरेस्ट कर लिया। और फिर वहीं पे जुडिशरी 90 दिन की रिमांड देती थी उन चीज़ों पर। तो आज इस लाडले के लिए ये नया कौन सा कानून आ गया कि एक इन्वेस्टिगेशन इदारा जो कि किसी को बुला रहा है कि आओ तुम पर चोरी के इल्ज़ामात हैं, और वो उस इदारे के पास जाके अपनी सफाई पेश करे, अपने आप को साबित करे कि नहीं जी मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं ठीक आदमी हूँ। वो चला जाता है अदालत में कि जी उस इन्वेस्टिगेशन इदारे ने मुझे बुलाया कैसे, और अदालत बोला हाँ उसको तो बुलाने का इख्तियार ही नहीं है, नोटिस की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कहाँ होता है ये पाकिस्तान में, और इससे पहले कैसे हुआ है? और अगर ये जायज़ है तो उन तमाम लोगों की, उन कैदों का, जेलों का हिसाब कौन देगा जिन लोगों ने सालों साल जेलों में गुजारे, जिन लोगों के इंतकाल जेलों में हुए, नैब की कस्टडी में जिनके मौत हुई, उसका हिसाब कौन देगा पाकिस्तान में? और हम क्यों माफ़ कर दें किसी को? अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो यार उसको माफ़ कर दो। अब ये नई प्रैक्टिस किसने शुरू की? मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी भी कानूनी आईनी इदारे को इख्तियार नहीं है कि किसी के खिलाफ इंक्वायरी के लिए उसको बुला सके, उसको नोटिस दे सके, क्योंकि वो इमरान खान है, क्योंकि वो उनकी अहलिया हैं, तो वो कानून से, अदालत से, इन सारी चीज़ों से पाक है। कोई भी कानून के ऊपर लागू नहीं होता पाकिस्तान में, किसी किस्म की कोई भी जो है वो चीज़ उन पर लागू नहीं होती। सारी चीज़ें जो है वो ज़ाय और वेस्ट चली गई। ये कैसे इस मुल्क में आप कोई बर्दाश्त करेगा? ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। ये मैं समझ, ये लाकानूनियत है कि आप 80% पाकिस्तानियों को एक तरीके से ट्रीट करो और 20% पाकिस्तानियों को आप दूसरे तरीके से ट्रीट करो, स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लाडला बनाकर पेश करो। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी जवाबदेह है, और जिस तरह उसको अभी ये मैंने बताया कि आउट ऑफ द वे प्रेसिडेंट हुआ है कि आपने उसके नोटिस को कलअदम करा दे जाए, नैब बुला नहीं सकती। इसी तरीके से क्या हुआ, जस्टिस वकार सेठी साहब पेशावर हाई कोर्ट के
जस्टिस वकार सेठ साहब, उन्होंने कहा अपने जजमेंट में कि बीआरटी खैबर पख्तूनख्वा का में करप्शन हुई है, उसके लिए एफआईए और नैब इंक्वायरी करे। फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस, तो जस्टिस बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि नहीं, नैब और एफआईए इसको इंक्वायरी नहीं कर सकती, और वो स्टे एक्सटेंड होता रहा। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, सालों साल वो स्टे एक्सटेंड होता रहा। मतलब ये आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए कब ये दरवाजे खोले? और मैं तो कहता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी एक इखलाक की जरूरत भी होती है ना। अगर मुझ पर कोई आज इल्ज़ाम, मुझे जाना चाहिए। मैं अगर चला जाऊँ कि नहीं जी, हाई कोर्ट में मुझे कोई आज इदारा बुलाए, मैं हाई कोर्ट में जाऊँ जी, उस इदारे को मना करें, मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना करे, तो एक तो मैं अगर गया तो उसका मतलब मैं चोर हूँ। अगर कोई शख्स अदालत में जाता है तो वो ये एडमिट करता है कि मैं चोर हूँ, कि मुझे मेरी तलाशी ना ली जाए। मैं पहले मिसाल दे चुका, अगर यहाँ पे भी किसी का एक का मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो आप बोले मेरा मोबाइल किसने उठाया? बोले हमने नहीं उठाया। बोले वो मैं तलाशी ले, तो हम सब तलाशी लिए तैयार हैं। जो तलाशी नहीं देगा जो शख्स, इसका मतलब वो चोर है। तो इमरान खान जो तलाशी नहीं देना चाहता था फॉरेन फंडिंग केस में, उसने उस पर भी स्टे लेने की कोशिश की, 6 साल लगवाए उसने। इसी तरीके से इमरान खान बीआरटी केपीके में तलाशी नहीं देना चाहता था, जिसमें केपीके हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक्स यूज हुए हैं। वही इमरान खान अभी तोशाखाना में भी तलाशी नहीं देना चाहता। तो आपने इस मुल्क में अब ये फैसला कर दिया है कि सारे इदारे जाएं भाड़ में, और अगर जो शख्स बदमाशी करेगा या लाडला होगा या वो मेरी ज़ाती पसंद होगी, उसको हम तलाशी देने भी नहीं देंगे। वाह, क्या निज़ाम है हमारे मुल्क का। उसको तलाशी देने के लिए भी हमने मना कर दिया, वो तलाशी भी नहीं देगा क्योंकि उसको सपोर्ट है, वो किसी ना किसी का लाडला है। अगर यही मुल्क में चलना है तो बाकी सारे इदारे बंद कर दिए जाएं। फिर आप आज नैब को, एंटी करप्शन को, बाकी जुडिशरी को, सबको बंद कर दो, ताला लगा दो। अगर आपने यही मुल्क में खुदा ना खास्ता प्रेसिडेंट पैदा करने हैं कि इमरान खान की तलाशी भी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन्होंने इतने सारे अकाउंट्स जिसमें बाहर से पैसे आए वो इन्होंने छुपाए हैं, वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, वो उन्होंने ईसीपी में डिक्लेयर नहीं किए, वो उन्होंने ईयरली अपने गोशवारों में जमा डिक्लेयर नहीं किए। उस पर सब पूरी कौम खामोश है। ना उस शख्स को हथकड़ी लगती है, ना वो शख्स गिरफ्तार होता है, वो कानून से बालातर है। अगर ऐसे शख्स को हर जुर्म, मतलब उसको 100 खून भी माफ़ है, तो बता दिया जाए। अगर अदालती हुक्म पर किसी एक जज ने बेचारे ने हिम्मत की और अदालती हुक्म पर उसको गिरफ्तार करने पुलिस जाती है, तो पुलिस का इस्तकबाल लाठियों से, पत्थरों से, पेट्रोल बमों से होता है, जिसकी एडमिशन पेट्रोल बमों की यास्मीन साहिबा सदर आरिफ अलवी को अपने फ़ोन पे कहती हैं, और वो मानती भी, हाँ ये रिकॉर्डिंग मेरी है, कि अलवी साहब हमारे वर्कर्स पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। तो ये सारे, इसमें कोई चीज़ क्राइम नहीं है, तो बता दिया जाए। मैं कहता हूँ कि जी ये अभी लार्जर बेंचें बहुत चली, एक लार्जर बेंच ये सारी चीज़ें जायज़ करार देते ना। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट ना हो, स्टॉप गैप अरेंजमेंट से पाकिस्तान को निकलना चाहिए। ये एक फैसला कर लें कि जी यस, अरबों रुपए की करप्शन बीआरटी में हुई, जायज़ है। घड़ियाँ बेचना तोशाखाना में, झूठे तरीके से उनकी वैल्यूज़ डिक्लेयर करना और हमारे बरादरान ममालिक के तोहफे इस तरह बेच देना और फिर उसको मानना नहीं, वो भी जायज़ है, करार दे दें। फॉरेन फंडिंग जायज़ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, भारत और इसराइल से फंडिंग जायज़ है और कानूनी करार दे दें। फिर आप बोले कि पुलिस कभी किसी को भी गिरफ्तार करने आए तो पुलिस पे आप पत्थर भी फेंक सकते हो, पुलिस पे आप लाठी भी मार सकते हो, पुलिस पे पेट्रोल बम भी फेंक सकते हो, वो भी जायज़ है। अगर ये सारी चीज़ें जायज़ हैं तो जायज़ करार दे दे खुदा के वास्ते इसको, ताकि पर सब उसी एक ही राह पे लग जाए ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए एक कानून बनाना है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए दूसरा कानून बनाना है। ये काबिल कबूल नहीं होगा। देखिए जी, जिस शख्स ने भी इमरान खान के गैर आइनी और गैर कानूनी इस पूरे हुसूल इक़्तिदार में और वापस लाकर भी जो गैर आइनी, गैर कानूनी और जो उनके मैंडेट में चीज़ें नहीं थी वो काम किया, उन सब को इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दायरे में आने चाहिए।
इस मुल्क में कानून हर आदमी के लिए जब तक सेम कानून नहीं होगा तो फिर जो है मैं समझता हूँ कि मुआशरा कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप मुआशरे को ठीक करना है तो एक ही लाठी से सबको चलाना होगा, एक ही कानून की शक वो जो मुझ पे इस्तेमाल होती है वो मुल्क के हर इदारे के हर शख्स पे इस्तेमाल होती है। ये नहीं हो सकता कि आपने जो है कुछ लोगों को स्पेयर कर देना है और कुछ लोगों की आपने हिमायत कर, कुछ लोगों को दूसरे तरीके से देखना है। आपने इंडिया टुडे का इंटरव्यू देखा था, अगर देखा तो उसमें उन्होंने वो बात बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर की है कि अगर भारत बातचीत चाहता है तो पहले तो जो चीज़ें पहले थी उनको उसकी अपनी असल हैसियत में बहाल करे। जो आपने नए और इमरान खान का ही दौर था जब ये कश्मीर का स्टेटस नरेंद्र मोदी वो बात तो मैं भूल गया, अच्छी आपने बात की। आज पीटीआई और पीटीआई के जो चंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं, जब इलेक्शन हो रहे थे भारत के तो नरेंद्र मोदी के लिए इमरान खान की नेश ख्वाहिशात और फिर ये कहना कि अगर बीजेपी जीत गई तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और फिर नरेंद्र मोदी के मैसेजेस इमरान खान के लिए, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे पास मोबाइल में पढ़े में जिसको देखना है अभी गूगल कर ले, वरना मैं अपने मोबाइल में एक एक चीज़ दिखा सकता हूँ। मैं गलती को वरना मैं स्लाइड भी चला देता कि इमरान खान क्या कहता था नरेंद्र मोदी के लिए, और नरेंद्र मोदी ने आके आपके पूरे ना सिर्फ कश्मीरी भाइयों को लेकिन पूरे भारत में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी उसने। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तमाम अक़लियतें, ना सिर्फ मुसलमान, वहाँ का इस वक्त क्रिश्चियन परेशान है, वहाँ के सिख परेशान हैं, वहाँ पे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, सबकी ज़िंदगी जो है वो माल की हुई नरेंद्र मोदी ने। कौन से नरेंद्र मोदी ने? जिसके लिए इमरान खान चमचागिरियाँ करता फिर रहा था, फिर जिसके लिए इमरान खान उसके लिए मुहिमें चला रहा था, जिसके लिए इमरान खान ट्वीट्स कर रहा था उसकी हिमायत में। कि इमरान खान की पूरी हिस्ट्री आपको इस तरह मिलेगी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी कर रहा था, और जब बरतानिया में मेयर का इलेक्शन हो रहा था तो एक तरफ आपके मुसलमान पाकिस्तान निजात सादिक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जैक गोल्डस्मिथ जिनका ताल्लुक इसराइल से है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन इमरान खान ने खुलेआम ना सिर्फ डोनेशन दी जैक गोल्डस्मिथ को, उन्होंने उनका इलेक्शन का वर्क किया और खुलेआम किया। मुझे ये बताएं कि उस वक्त हमारे सारे लोग कहाँ चले गए थे कि एक तरफ आपके अपने मुल्क का एक मुसलमान पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ा हो, आप उसके अगेंस्ट जाके इलेक्शन में काम करें। और उस पर सादिक साहब ने जो है उस वक्त वो उन्होंने बयान भी दिया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान की मोहब्बत कहाँ से जाग पड़ी। तो इमरान खान के अगर आप ताने बिने दिखाएंगे आपको इसराइल और भारत, इसराइल भारत, बस इसको आज भी जो इसका सोशल मीडिया सेल चल रहा है जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के चल रहा है, उसको फंडिंग, उसको मैन पावर, उसको एक्सपर्टीज़ सारी आप अगर इसके आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और आप वहाँ तक अगर फैलाएं दायरे कार को, तो इसराइल और भारत ही मिलेगा। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हम मना नहीं कर रहे किसी को। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी, डेफिनेटली मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त, और उसका हक भी मॉरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि कराची में मेयर उसका इंशाल्लाह है। जमाली साहब, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? नहीं तो मैं बेबसी है ना, ये हुकूमत बेबस क्यों है वो भी बता रहा हूँ ना। इमरान खान को सपोर्ट कौन कर रहा है? अदालत कर रही है ना। आप देखें कि आप हर जगह पे उसको स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसको वो प्रोटेक्शन मिल रही है जो किसी और को मिली नहीं, उसके लिए वो प्रेसिडेंट पैदा किए जा रहे हैं जो किसी और के लिए किए नहीं गए। मतलब आप और मैं जैसे आदमी कभी सोच सकता है पुलिस वाले से बदतमीजी करने में भी, और जो है यहाँ पे आप पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक रहे हो, खुदा न खासा उसमें कुछ शहादतें हो जाती तो क्या होता? वो तो पुलिस वालों ने बेचारों ने वहाँ से भाग के जान छुड़ाई। आपने वो वीडियोस देखी होंगी। तो मकसद आप ये देखो कि करप्शन पे भी उसको जायज़ है, फॉरेन फंडिंग भी जायज़ है, दुश्मन ममालिक से फंडिंग लेना भी जायज़ है, किक बैक्स लेना भी बिलियंस रुपीज़ की जायज़ है, पुलिस पे हमले करने भी जायज़ है। जब उसके लिए सारा जायज़ है तो मैं तो अपील ये कर रहा हूँ कि इस मुल्क में नया कानून बना ले। नई बेंच माशाल्लाह जो भी बोल रहे हैं कि जी एक स्ट्रॉन्ग बेंच है, वो स्ट्रॉन्ग बेंच ये फैसला कर ले कि ये सारी चीज़ें जायज़ है, अब सबके लिए जायज़ है। देखिए जी, बिल्कुल कल ज़रदारी साहब का बयान था जो हकीकत है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि फिर मेरी बातों को अगर आप घुमा फिरा के उसी जगह पे आ जाएंगे। कौन सा मुल्क चाहता है कि आपके मुल्क की कोई जमात जो है वो आपके मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो है मुहिमें चलाएं? मैं तो बड़ी मिसाल देता हूँ भाई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद, फाउंडर, बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिन जजेस ने अदालती कत्ल उनका किया,
कभी सुना पीपल्स पार्टी ने किसी जज का नाम लेते हुए उसको बुरा भला बोला हो, या कोई तहरीक चलाई हो, या उस इदारे के खिलाफ तहरीक चलाई हो? इस शख्स का मुतालबा क्या है? इस शख्स का मुतालबा यह है कि मुझे हर हाल में इक़्तिदार में लाओ, ठीक है? ये कहता ही नहीं है कि जी, और ये कहता है कि जो भी न्यूट्रल है वो बुरा आदमी है या वो जानवर है। जो शख्स की सोच है कि न्यूट्रल जानवर है और इंसान वो है जो इसकी हिमायत करे, ये उसकी सोच है। तो आज भी इदारों को ब्लैकमेल करके बैठा हुआ है की कोशिश कर रहा है, और उसमें क्या कर रहा है कि उन इदारों के अफसरान के ख़िलाफ़, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ बदतमीज़ियाँ, ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया के बाकी ऐप्स पे एक बदतमीज़ी का तूफ़ान उन इदारों के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा साजिश कर रहा है जिसको काबिल कबूल नहीं समझा जाता। आज भी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं किसी अदालत के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने साकिब निसार का नाम लिया, या मैंने नाम लिया कि जी जिन्होंने स्टे ऑर्डर दिया इमरान खान को BRT पे, तो आपकी अगर किसी से इख्तलाफ है, उसूली इख्तलाफ है, तो उस शख्स से होना चाहिए ना। आप इदारे को कैसे घसीटते हो उन सारी चीज़ों में? और इमरान खान जिस तरीके से अपने इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो तो हम फैक्ट और फिगर के साथ कर रहे हैं, जजमेंट्स के ज़रिए मैं कह रहा हूँ वो बातें। मैंने ये नहीं कहा कि जी कि किसी भी जज का ये सोच हो सकती है, मैं तो कभी नहीं कह रहा। मैं तो फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ जो उनकी जजमेंट्स में लिखी हुई हैं, जो शायद दूसरी जगहों पर आपको नहीं मिलेंगी, मैं तो उसका हवाला दे रहा हूँ। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। कल जरदारी साहब ने भी बात की, बिल्कुल सही बात की, कि इमरान खान अगर हमारे इदारों के सरबराहों और इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की घटिया और घिनौनी मुहिमों में से बाज नहीं आएगा तो ऐसे शख्स को कानून और आइन के दायरे में रहकर ऐसे शख्स को अकाउंटेबल ठहराना ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। शरीफ साहब जॾहिं आसिफ अली ज़रदारी साहब जॾहिं सदर थियो, हुन सिंधी टोपी पाती, सिंधी टोपी जे मथां तनक़ीद कई वई। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जॾहिं इंडिया वञे थो त सिंधी रिवायत वर्जाई ते हथ जोड़ी कई, उन ते बि तनक़ीद कई पई वञे, उन ते सिंधी माण्हुनि खे ॾाढी कावड़ आहे। छा चओ? देखिए, ये भी जहालत है, और ये जहालत वो जिस बंदे की नॉलेज कम होती है वही जहालत की बात कर सकता है। कि अगर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाथ जोड़ के बात की, आप सब लोग सिंध में रहते हैं ना, आप सबको पता हम लोग किस तरह मिलते हैं, इस तरह मिलते हैं, बोले भाई, हाँ ऐसे मिलते हैं, ये सारे साहब पर इस तरह मिलते हैं। हाँ, तो ये हमारा नमस्ते नहीं है, ये हमारी रिवायत है। ये हमारा नमस्ते नहीं है, ये हमारी रिवायत है, ये हमारा कल्चर है। हम बड़े बुजुर्गों को पैर पे हाथ रख के मिलते हैं, हम किसी से भी मुसाफा करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं। ये हमारी आजिज़ी है, ये हमारी सिंधी में असांजी निवड़ता है, ये असांजी न्याज़मंदी है। अगर इसको कुछ कम अकल या कम ज़र्फ़ लोग, या जिनका काम ही सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करना है, वो जो भी रंग दे, मेरे ख्याल से इसमें हमें कोई किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। ये कल्चर हमारा था, ये कल्चर हाथ जोड़ के वाला हमारा है, ये कल्चर हमारा मरते दम तक यही रहेगा। देखिए, जमायत इस्लामी का काम ही झूठ बोलना है। मैं आपको सही बात बताऊँ, आई होप कि मेरा दोस्त को यहाँ माइंड नहीं करेगा, लेकिन बात यह है कि कल 3 बजे जमायत इस्लामी के कराची के अमीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस किस दोस्त ने सुनी थी? या आपने तो किसी दोस्त ने कवर की थी? नहीं की थी? आपने की थी? हफीज़ साहब आपने की थी? नहीं की थी? आपकी बीट दूसरी। अच्छा, अब हुआ क्या? 3 बजे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जमात इस्लामी के अमीर साहब ने, उन्होंने कहा कि अवाम निकलें बाहर, बराए मेहरबानी जमात इस्लामी को वोट दें, घरों से निकलो बाहर। मैं सबसे अपील करता हूँ, घर से निकलो, लोग टर्न आउट कम आ रहा है, बराए मेहरबानी निकलें। पहली बात, मैं अखलाकी, कानूनी और इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत जिस दिन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, आप 24 घंटे पहले भी नहीं कर सकते, क्या आप कन्विंसिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूसरी बात पे आ जाऊँ, अब जो कन्विंसिंग वो कर रहे थे, इसका मकसद क्या था कि वो अपनी शिकस्त देख रहे थे, उनको पता है उनके लिए लोग नहीं निकले, वो लोगों को मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे कि खुदा के वास्ते निकलो, हमें वोट दो। कि उनको वोट नहीं पड़ रहा था, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, उनको पता था कि लोग अब इस तरह के आपके जाली झांसों में नहीं आएंगे। आपने पहले बहुत ज़्यादा करोड़ों अरब रुपए लगा दिए सोशल मीडिया की कैंपेनों पर, आपने बहुत कराची को सजावट कर ली। यही सजावट काश आप कराची की सफाई के लिए करते जब हम सब निकल रहे थे। यही पैसे जो आपने अपनी पब्लिसिटी पे जमात इस्लामी ने खर्च किए वो कराची के लोगों की बहबूद पे करते। वही पैसे जो आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जगह जगह आपने स्पेंड किए, लेकिन वो आपने क्यों स्पेंड किए? अपने आप को जितवाने के लिए, उस इक़्तिदार के लिए। वही पैसे आप
पब्लिक की उस रिलीफ पे इस्तेमाल करते हो, आपने नहीं की, लेकिन कराची लोगों ने आपको रिजेक्ट किया और आप कल आपने 3 बजे पोलिंग ख़त्म होने से पहले आपने अपनी शिकस्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्लीम कर ली थी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।